वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथनिक मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ ली है, क्या क्या ट्राइबल इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है इसके बारे में हमने जान ली है। आज हम एथनिक मूवमेंट्स को कवर करेंगे। एथनिक मूवमेंट्स ट्राइबल मूवमेंट से थोड़े अलग है, जहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट में जो भी ट्राइबल्स है उनका जो भी राइट्स है उनके लिए वो लोग लड़ रहे थे, लेकिन एथनिक मूवमेंट्स में अलग अलग एथनिसिटी की बेसिस पे मूवमेंट होते हुए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज, रिलीजियन, ट्राइब, इस तरीके का अलग अलग एथनिसिटी के बेसिस हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो एथनिक मूवमेंट्स है इनमें हमें सारे मूवमेंट्स में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि हर एथनिक ग्रुप अपना एक सेपरेट स्टेट या फिर सेपरेट कंट्री का डिमांड करता है, यानी कि अपना कल्चरल ऑटोनॉमी को बचाए रखने के लिए, अपना आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर अपने लिए एक सेपरेट स्टेट या फिर सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एथनिक मूवमेंट्स इन इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स है उनको कवर करने वाले हैं। यहाँ पर उनका ईयर, कौन सी ईयर में ये शुरुआत हुआ था, इसके मेन लीडर्स कौन है, कौन सी जगह पर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर फोकस करेंगे और चार्ट के फॉर्म में सारे चीज़ों को ईजिली याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, जो भी ईयर्स है आप लोगों को ईयर में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर सोर्सेस में डिफरेंट तरीके का ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका स्टार्टिंग और एंड के जो ईयर्स है ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कौन से टाइम पीरियड पे ये शुरुआत हुआ था ये लगभग आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर जो पहला मूवमेंट है वो है द्राविडियन मूवमेंट। द्राविडियन मूवमेंट इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट एक मूवमेंट है। इसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये द्राविडियन मूवमेंट के बाद इंडिया में बहुत सारे और भी एथनिक ग्रुप्स है जो मूवमेंट्स करते हैं और इसी राह पर जाकर वो लोग एक सेपरेट स्टेट या फिर सेपरेट कंट्री का डिमांड करते हैं। तो द्राविडियन मूवमेंट हुआ था 1920s में शुरुआत हुई थी। ये बहुत लंबे अरसे तक चला था। आजकल के वक्त भी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये द्राविडियन मूवमेंट थोड़ा बहुत आज भी जिंदा है। अब यहाँ पर मेन जो लीडर थे वो है ईवी रामास्वामी, जो ये द्राविडियन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। अब द्राविडियन मूवमेंट किस वजह से हुआ था ये हमें जानना ज़रूरी है। द्राविडियन लोग बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो बेसिकली द्राविडियन पीपल है। और अगर हम ऑपोजिट में जो नॉर्थ इंडिया की बात करें वहाँ पर मेनली आर्यन लोग रहते हैं। वहाँ पर बेसिकली कास्ट सिस्टम की जो बातें हैं वो कहा जाता है और मेनली डोमिनेट करते हैं ब्राह्मिन्स, यानी कि ब्राह्मणिकल एक सोसाइटी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है और ब्राह्मण के द्वारा डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया हम देखते हैं। तो धीरे धीरे जो वो लोग थे, ब्राह्मण्स लोग हैं, वो अपना कल्चर जाकर साउथ इंडिया में इम्पोज करना चाहते थे। उनका कहना था कि जो भी द्राविडियन लोग हैं वो शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। बहुत सारे अलग अलग तरीके से उनको नीचे धकेलने की कोशिश की जा रही थी। उनको राइट्स वगैरह नहीं दी जा रही थी, अपनी जगह से ही उनको हटा देने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके खिलाफ जाकर ये द्राविडियन मूवमेंट छेड़ी जाती है। यहाँ पर खास करके जो हिंदू कास्ट सिस्टम है इसके खिलाफ ये मूवमेंट होता है। यहाँ पर द्राविडियंस अपने राइट्स को बचाने के लिए ये मूवमेंट्स करते हैं। और इसके साथ साथ जो इंडिया में हर जगह पर हिंदी इम्पोजिशन की बात की जाती है, यानी कि हिंदी को जो नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात की जाती है, ये द्राविडियन लोग इसको ओपोज करते हैं कि उनका जो लैंग्वेज है उसको भी प्रायोरिटी देना चाहिए। कोई भी एक सिंगल लैंग्वेज हर जगह पर डोमिनेट नहीं कर सकता है, सिंगल कल्चर हर जगह पर डोमिनेट नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदी के खिलाफ भी ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हुए दिखते हैं। आज के टाइम पर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदी के खिलाफ बातें की जाती है। आप अगर साउथ इंडिया के आसपास जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी आती नहीं है। ज़्यादातर वो अपना मदर टंग यूज़ करते हैं या फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको वो लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो हिंदी इतना ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये द्राविडियन मूवमेंट के वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
फिर ये जो द्राविडियन मूवमेंट है, यहाँ पर जो सोसाइटी है, सोसाइटी में इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करने की बात करता है कि हर इंसान का एक अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है। सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए ये मूवमेंट ज़रूरी बन गया था और वहाँ पर हर किसी को इक्वल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। फिर जो मूवमेंट है वो हम देखते हैं झारखंड मूवमेंट। झारखंड मूवमेंट 1930s में शुरुआत हुई थी और इसके मेन लीडर्स थे जयपाल सिंह और शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो थे वो उसका एक झारखंड मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट लीडर था। अब ये हुआ था झारखंड में ही, जो फॉर्मली बिहार में था, यानी कि पहले ये जो जगह था वो बिहार में बिलोंग करता था। बाद में हम देखते हैं कि झारखंड एक सेपरेट स्टेट होकर उभरती है। ये झारखंड मूवमेंट के वजह से ही बेसिकली पॉसिबल हुआ था। तो यहाँ पर ये जो लोग थे झारखंड मूवमेंट में, बेसिकली बिहार से वो लोग अपने ट्राइबल ग्रुप के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। उनके हिसाब से उनका जो ट्राइब है, झारखंड के जो लोग हैं, उनका एक अलग कल्चरल ऑटोनोमी है, उनका एक एथनिक आइडेंटिटी है। इसको बचाने के लिए उनको एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत थी। फिर हम देखते हैं नागा मूवमेंट। नागा मूवमेंट 1946 से शुरुआत होती है और आज के टाइम पर भी ये चल रहा है। नागा मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं अंगामी जापू फिजो। उनके बाद बहुत सारे और भी लीडर्स आए थे और ये नागा मूवमेंट हुआ था नागालैंड में। ये लोग बेसिकली एक सेपरेट नेशन का डिमांड कर रहे थे। ये सिर्फ स्टेट नहीं चाह रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि उनको एक नेशन ही दे दी जाए, यानी कि उनके हिसाब से उनका कल्चर एकदम यूनिक है और जो इंडिया उनको, सेंट्रल इंडिया उनको कंट्रोल कर रही है, ये कंट्रोल करने का हक नहीं है। तो वो लोग अपने हिसाब से एक सेपरेट नेशन का डिमांड कर रहे थे कि उनको एक अलग ही नेशन दे दी जाए। फिर हम देखते हैं गोरखालैंड। आज के टाइम पर गोरखालैंड का नाम बहुत ज़्यादा सुना जाता है। गोरखालैंड का जो मूवमेंट है ये 1980s में शुरुआत हुई थी। इसका जो मेन लीडर है वो है सुभाष घिसिंग और बाद में हम देखते हैं बिमल गुरुंग। ये जो लोग हैं ये गोरखालैंड मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अब ये गोरखालैंड मूवमेंट हुआ था दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। अगर आपने कभी भी दार्जिलिंग में आप कभी भी अगर दार्जिलिंग में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि जो वेस्ट बंगाल के जो बाकी लोग हैं उनसे बहुत हटके है ये दार्जिलिंग के लोग। उनका जो फेस का काटिंग है वो भी अलग है, उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें टोटली अलग है। तो ये जो गोरखालैंड मूवमेंट है ये एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करते हैं। खासकर जो भी वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, एक सेपरेट जो गोरखा कम्युनिटी है जो बेसिकली नेपाली बात करते हैं, नेपाली लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था क्योंकि उनका एथनिसिटी और लैंग्वेज, एथनिक और लैंग्वेज के बेसिस पे वो लोग बाकी लोगों से, स्टेट के बाकी लोगों से अलग है। तो उनको एक सेपरेट गोरखालैंड चाहिए, जो आजकल भी ये मूवमेंट चला जा रहा है। फिर हम देखते हैं मिजो मूवमेंट। मिजो मूवमेंट 1966 से लेकर 1986 तक चला था। ये मिजोरम में हुआ था और इसका जो मेन लीडर है वो है लालडेंगा। अब मिजो मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था? ये लोग भी एक इंडिपेंडेंट मिजो पीपल के लिए एक जगह चाह रहे थे। उनके हिसाब से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, उनका जो भी नीड्स है उनको फुलफिल कर नहीं पा रही है। तो वो लोग अपने अलग एथनिक आइडेंटिटी के वजह से और खासकर इंडियन गवर्नमेंट से डिससेटिस्फैक्शन के वजह से वो लोग एक सेपरेट स्टेट चाह रहे थे कि उनको एक सेपरेट स्टेट दे दी जाए ताकि वो लोग खुद से वहाँ पर रूल कर सके। तो यहाँ पर मिजो मूवमेंट काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा था। फिर हम देखते हैं बोडो मूवमेंट। बोडो मूवमेंट 1987 में शुरू हुआ था और आज भी ये चल रहा था। इसका जो मेन लीडर है वो है उपेंद्र नाथ वर्मा।
और बोडो मूवमेंट आसाम में शुरुआत हुई थी। अब ये जो बोडो मूवमेंट है ये भी एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करता है। जो बोडो ट्राइब्स है या फिर जो बोडो एथनिक ग्रुप्स है वो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आसाम में जो आसामीस मेजोरिटी है, इसके वजह से आसामीस मेजोरिटी होने के वजह से उनको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको इतना ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं और आसामीस लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोडो मूवमेंट है, यहाँ पर बोडो लैंड के लिए वो लोग भी मूवमेंट कर रहे हैं और आज भी ये बोडो मूवमेंट चल रहा है। फिर जो मूवमेंट है वो है आसाम मूवमेंट। आसाम मूवमेंट को एंटी फॉरेनर मूवमेंट भी कहा जाता है। ये 1979 से 1985 तक चला था। हालांकि हम आज भी ये मूवमेंट का इम्पैक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत सारे मूवमेंट्स आज भी उसी रास्ते पर गाइडेड भी है। आसाम मूवमेंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर है वो है प्रफुल्ल कुमार महंता। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान नहीं है, बहुत सारे और भी लीडर्स हैं। इनमें यहाँ पर जो मेन ग्रुप है वो है ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि AASU। ये जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को डायरेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पर जो आसाम है, आसाम में जो आसामीस लोग हैं वो अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि वहाँ पर बाहर से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स जा रहे थे, यानी कि बाहर से, खासकर जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आसाम में घुस रहे थे, वहाँ पर जाकर बस रहे थे। तो इस वजह से आसामीस लोग अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना जो स्टेट है उसको बचाने के लिए ये मूवमेंट कर रहे थे, ताकि जो भी बाहर से लोग हैं उनको बाहर खदेड़ दिया जाए। इस वजह से भी हम देखते हैं कि बाद में जो NRC हुआ था इसका इम्पैक्ट आसाम में बहुत ज़्यादा पड़ता है और आसाम में जो भी बाहर के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट बहुत पहले ही शुरू हुआ था और इसका जो पेस है, ये पेस लेता है 2001 में। इसका जो मेन लीडर थे वो थे चंद्रशेखर राव। ये मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये प्रीवियसली आंध्र प्रदेश था, बाद में ये आंध्र प्रदेश से टूटकर दूसरा एक सेपरेट स्टेट तेलंगाना हुआ था। तो यहाँ पर तेलंगाना मूवमेंट हुआ था एक सेपरेट स्टेट को लेकर। उनके हिसाब से जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, जो भी तेलुगु बोलते हैं, तेलंगाना रीजन से बिलोंग करते हैं, उनका एक अलग कल्चरल प्रैक्टिस है, जहां पर आंध्र रीजन के जो लोग हैं उनका कल्चर को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, उनका कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इस वजह से वो लोग अपना एक यूनिक स्टेट चाहते थे और जो डिमांड बाद में फुलफिल भी हुई थी। फिर हम जो मूवमेंट देखते हैं वो है खालिस्तानी मूवमेंट। खालिस्तानी मूवमेंट 1970 से लेकर 1990s तक चला था। अब ये मूवमेंट बाकी सारे मूवमेंट्स से थोड़ा अलग भी है। यहाँ पर ये खालिस्तानी मूवमेंट हुआ था पंजाब में। बेसिकली जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग इस मूवमेंट को करते हैं। यहाँ पर जो मेन लीडर है वो है जर्नैल सिंह और भिंडरवाले, जर्नैल सिंह भिंडरवाले, वो इस मूवमेंट को लीड करते हैं। इसके अलावा और भी लीडर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब खालिस्तानी मूवमेंट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये किस वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर है? ये बेसिकली एक आर्म्ड रेविलियन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स के द्वारा एक अलग कंट्री की एस्टैब्लिशमेंट करने की बात की जा रही थी। यानी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, खालिस्तानी मूवमेंट से जो भी लोग जुड़े हुए थे वो बेसिकली सिख कम्युनिटी के लोग थे, जो लोग चाहते थे कि उनको एक सेपरेट कंट्री दे दी जाए, खालिस्तान कहकर एक सेपरेट कंट्री उनको प्रोवाइड कर दी जाए उनकी सिख रिलीजियन के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक बड़ा रिवॉल्ट था, खासकर इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, के उनको एक सेपरेट कंट्री प्रोवाइड कर दी जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है, बहुत सारे गुरुद्वारे को कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। ये खालिस्तानी मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है हम आज भी देखते हैं पंजाब में। फिर जो मूवमेंट है वो है मेतेई मूवमेंट। मेतेई मूवमेंट मणिपुर में हुआ था
मेतेई लोग बेसिकली मणिपुरी लोग हैं। यहाँ पर ये शुरुआत हुई थी 2000s में, और इसका जो लीडर है, लीडर में बहुत सारा नाम है, और जो ग्रुप इसको लीड कर रहा था वो है यूनाइटेड कमिटी मणिपुर, UCM। अब मेतेई जो लोग हैं वो लोग अपना कल्चरल आइडेंटिटी को बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग अपना एक सेपरेट और एक स्टेट चाहते हैं। हमने कुछ दिन पहले भी देखा है कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा कैओस हुआ था, इसको लेकर बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। तो यहाँ पर ये जो मेतेई मूवमेंट है, मेतेई मूवमेंट के द्वारा जो भी मेतेई पीपल है मणिपुर में, वो लोग अपना एक कल्चरल आइडेंटिटी और सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आज के इस क्लास में बहुत सारे एथनिसिटी के बेसिस पर मूवमेंट्स देखी है। इन सारे मूवमेंट्स का जो मेन चीज़ है, मेन फंडा यही है कि वो सारे मूवमेंट्स अपने आप को एक सेपरेटली एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ चाह रहे थे कि उनको सेपरेट स्टेट दे दी जाए, और कुछ चाह रहे थे कि उनको एक सेपरेट कंट्री ही प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये सारे मूवमेंट्स अपने आप में थोड़े यूनिक है। अब आज के इस क्लास में हमने जो मूवमेंट कवर की है वो है एथनिक मूवमेंट। हमने ऑलरेडी एनवायरमेंटल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स को कवर कर ली है। अगर आपने वो सारे क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर वो सारे क्लासेस देख लीजिएगा। बहुत सारे मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की है, आप लोगों को प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।